हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक का पांचवें यूनिट का नाम है इतिहास का स्वरूप के बारे में हम बात करेंगे। इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट आपका 6 नंबर का है। 6 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं और एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु देखिए, इतिहास लेखन के साक्ष्यों का महत्व है। इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विषयों को समाहित करके पढ़ाया जाता है। इनमें एक महत्वपूर्ण विषय इतिहास भी है। इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है। यह अपने तथ्यों के लिए प्रमाण आधारित तक प्रस्तुत करता है। इतिहास विषय में साक्ष्यों का काफ़ी महत्व है। इतिहास में साक्ष्य किसी भी विषय के प्रमाण को जानने, समझने व उस पर खरा उतरने हेतु काम में लाए जाते हैं। साक्ष्यों को एकत्रित करके उन पर चर्चा की जाती है। इतिहास विषय में अतीत के कई साक्ष्य बिखरे पड़े मिलते हैं। इन सभी सबूतों को एक साथ इकट्ठा करके बीते हुए कल के बारे में इतिहासकार द्वारा अतीत का पुनर्निर्माण करना ही इतिहास कहलाता है। साक्ष्यों के रूप में हम विभिन्न चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। वर्षों पहले से सिंचाई हेतु नहरें, तालाब व कुएं थे। बैलों द्वारा रहट से मिट्टी के पात्रों द्वारा पानी कुओं से निकाला जाता था। पुराने दस्तावेज, स्टाम्प, लिखावट, चौपनियाँ आदि जो वर्षों पहले पूर्वजों ने प्रयोग में लिए हैं, ये सभी इतिहास में साक्ष्य के रूप में काम में आते हैं। तो इस तरह से इतिहास के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु देखिए, प्राचीन इतिहास को किन रूपों में लिखा गया था, इस बारे में भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन सभ्यता में इतिहास को विभिन्न रूपों में लिखा गया है, जिसको हम निम्न प्रकार निरूपित कर सकते हैं। पहला बिंदु देखिए, वैदिक काल में संस्कृत में कई विधाएं प्रचलित थी, जैसे गाथा या गीत, नारसंसी वीर नायकों की प्रशस्ति, आख्यान, नाटकीय विवरण और पुराण। इनमें ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा बिंदु, रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्य से तत्कालीन जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अगला तीसरा बिंदु है, वैदिक काल में सूत व मागध सूचना एकत्रित करने का कार्य करते थे। चौथा बिंदु है, चौथी सदी ईसा पूर्व मौर्य काल में, चौथी सदी गुप्त काल के मध्य अर्थशास्त्र, चाणक्य, महाभारत, पतंजलि जैसे ग्रंथों की रचना हुई। पांचवा बिंदु, गुप्त काल में पुराणों को लिपिबद्ध करके इतिहास को सुरक्षित करने का कार्य किया गया। विभिन्न शासकों जैसे खारवेल, कलिंग, रुद्रामन, शक, समुद्रगुप्त, हर्ष तथा चालुक्य, राष्ट्रकूट व पाल वंश के शासकों के शिलालेख तिथि युक्त हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और छठा बिंदु है, संगम काल का प्रचुर साहित्य तमिल भाषा में प्राप्त हुआ। सातवां बिंदु है, 7वीं सदी में सूत मागधों की भूमिका दरबारी कवियों ने ले ली। कई ऐतिहासिक जीवनियाँ लिखी, जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित, विल्हण का विक्रमांक, देवचरित, जानक का पृथ्वीराज विजय, कलहण की राजतरंगिणी आदि के बारे में आपको जानकारी रखनी है। और इसके बाद में आठवां बिंदु है, जैन पट्टावलियों में तिथि युक्त इतिहास है। नौवां बिंदु देखिए, जैन व बौद्ध धार्मिक साहित्य में भी इन धर्मों का इतिहास सुरक्षित है। समग्र रूप से देखने पर हम पाते हैं कि इन युगों में ऐतिहासिक अध्ययन तो हुए, किंतु वे कथाओं के रूप में या साहित्य के अंग के रूप में प्रचलित हो गए, स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित नहीं हो सके। इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय इतिहास के बारे में। इसमें देखिए, राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक, कला, साहित्य, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, धर्म, आर्थिक क्षेत्र आदि में जो विकास या बदलाव हुआ, उन सब से मिलकर के राष्ट्रीय इतिहास बना है। राष्ट्रीय इतिहास कैसे बना कि राष्ट्र के जो क्षेत्र हैं उन सभी में राजनीतिक, कला, साहित्य, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, धर्म, आर्थिक क्षेत्र आदि में जो बदलाव हुए, उन बदलावों के कारण सबसे मिलकर के राष्ट्रीय इतिहास बना। और धीरे धीरे जो बदलाव हो रहे हैं और जो हम नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो इतिहास के अंतर्गत गिनी जा रही है। और एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय इतिहास में कहा गया है कि राष्ट्रीय इतिहास का इस प्रकार से समावेश हो कि अब इसमें कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। 2 बिंदु। पहला बिंदु देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर को समझ रहे हैं। दूसरा बिंदु, माध्यमिक स्तर पर छात्र अतीत पर गौरव करें व राष्ट्र की घटनाओं को विश्व परिप्रेक्ष्य में समझें। इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में हम पाते हैं कि राष्ट्र के अतीत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो पत्र हैं, धार्मिक पात्रों का जो दर्शन करवाएं, वही राष्ट्रीय इतिहास है। इससे हम निम्न तथ्यों की सामग्री को ले सकते हैं। पहली सामग्री का तथ्य क्या है? राष्ट्रीय इतिहास में हमें गौरवशाली क्षणों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव विकसित होता है। दूसरा बिंदु है, हेनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री था। 630 में यह भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी। नालंदा उस युग का प्रमुख विश्वविद्यालय था, जिसमें 8 महाविद्यालय, 1500 आचार्य
और 10,000 विद्यार्थी थे, जिनमें कई विदेशी छात्र भी थे। हर्षवर्धन ने इनके खर्च के लिए 100 गांव दान में दिए थे और सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने भी 5 गांव दान दिए थे। इस तरह से ध्यान रखना है। और तीसरा बिंदु, राष्ट्रीय इतिहास में हम विभिन्न मंदिरों, स्मारकों, मस्जिदों का भी अध्ययन करते हैं, जो कि कला के प्रति समझ को विकसित करते हैं। वही धरोहरों के प्रति सम्मान भी उत्पन्न हमारा होता है इससे। और इसके बाद में चौथा बिंदु है, मंदिरों की रचना के आधार पर तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर को देखें तो सभी की कला में भिन्नता दिखाई देती है। हम पाते हैं कि मंदिर शैलियाँ भी 3 प्रकार की प्रचलित रही हैं। कौन कौन सी है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहली है उत्तर भारत में नागर शैली, जैसे दिलवाड़ा व रणकपुर के जैन मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इस तरह से पहला बिंदु ध्यान रखना है। और दूसरा बिंदु शैलियों का देखिए, मध्य भारत में बंसर शैली, जैसे विरूपाक्ष मंदिर, वेलाश्री, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। इस तरह से आपको बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा प्रकार शैलियों का दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, जैसे मीनाक्षी मंदिर, मदुरई। इस तरह से ध्यान रखना है। 3 शैलियाँ, नागर शैली, बंसर शैली और द्रविड़ शैली। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जरा निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 ईस्वी की क्रांति से प्रारंभ हुई या कांग्रेस की स्थापना से? दूसरा, स्वतंत्रता मात्र कुछ लोगों की देन है या असंख्य जनसाधारण के बलिदान से यह संभव हुआ? इस तरह के कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। इस बात से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रारंभ में कांग्रेस के प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ध्यान नहीं देती थी। वहीं 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी, क्योंकि यह एक जन आंदोलन था। छठा बिंदु, राष्ट्रीय इतिहास में हम विभिन्न धर्म सुधार आंदोलनों का भी अध्ययन करते हैं। इस तरह से कुछ बिंदु ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में चौथा प्रकार आता है विश्व इतिहास के बारे में। इसमें देखिए, विश्व इतिहास के क्षेत्र में हम विश्व की विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं व विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में घटी उन महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। इनको हम निम्न प्रकार निरूपित कर सकते हैं। पहला बिंदु देखिए, इसमें विभिन्न सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन। विश्व इतिहास में हमारा मुख्य उद्देश्य मानव सभ्यता के विकास को समझना है। और इसके आगे देखिए, मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में हुई और कालांतर में मानव सभ्यता अन्य महाद्वीपों में फैली। चीनी सभ्यता में कागज का आविष्कार हुआ तो पिरामिड मिस्र सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और बेबीलोनियाई स्रोतों में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता था। तो ये कुछ बिंदु ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु है विश्व समुदाय को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1776 से 1787 तक अमेरिका ने अपनी स्वाधीनता हेतु इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष किया। 1789 ईस्वी में फ्रांस में, तो 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई। कहने को तो ये 3 अलग अलग राष्ट्र की घटनाएं हैं, किंतु इन तीनों में समानता यह है कि इन्होंने राष्ट्र की सीमाओं से परे जाकर के संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। अमेरिका की क्रांति से प्रेरणा पाकर के फ्रांस में क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। इसी का परिणाम इटली व जर्मनी के एकीकरण के रूप में निकला। रूस की क्रांति ने समाजवाद की स्थापना की व विश्व के कई देशों में उसकी अलख जगाई। इस तरह से दूसरा बिंदु ध्यान रखना है। और तीसरा बिंदु है विश्व के विभिन्न भागों में हुए बदलाव और विकास के बारे में जानते हैं। देखिए, प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था। भारत में शून्य की खोज हुई। भारतीय गणितीय ज्ञान अरबों के माध्यम से यूरोपियों तक पहुंचा। 8वीं सदी में आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबों में हुआ। वहीं 10वीं सदी के इतिहासकार अलबरूनी ने लिखा है कि भारतीय अपने धर्म व अपनी सभ्यता को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। चौथा बिंदु, विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करना। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद आदि विचारधाराओं का विकास हुआ। इन सब का विकास हुआ और संपूर्ण दुनिया समाजवादी, पूंजीवादी और विचारधाराओं में बट गई। इस तरह से कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं पांचवा बिंदु। देखिए, वैश्विक संगठन व उनकी भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में शांति हेतु 1920 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया, किंतु अमेरिका इसका सदस्य ही नहीं बना। अन्य प्रमुख राष्ट्रों ने भी निष्क्रियता दिखाई। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के हिटलर व इटली की मुसोलिनी ने विस्तारवादी नीति अपना ली। अन्य राष्ट्र व संघ ने इनके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसका परिणाम 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया।
आज संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अन्य अभिकरण भी हैं जो शांति व विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार से विश्व इतिहास के क्षेत्र में इन सभी का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ कला, साहित्य, समाज आदि में आए बदलावों का अध्ययन भी किया जाता है। अतः विश्व इतिहास के माध्यम से संपूर्ण विश्व को समझा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को जानने से हमें वैश्विक घटनाक्रम एवं नवीन विचारों की जानकारी होती है। विभिन्न सभ्यताओं के प्रति समझ बढ़ती है हमारी, और इससे उग्र राष्ट्रीयता के स्थान पर विश्व बंधुत्व की भावना भी मजबूत होती है। इस तरह से विश्व इतिहास के बारे में कुछ ध्यान रखना है बातें आपको। और अब हम बात करते हैं स्थानीय इतिहास के बारे में। इसमें देखिए, स्थानीय इतिहास से तात्पर्य उस स्थान के इतिहास से है जहाँ पर हम निवास करते हैं। इससे स्थानीय विद्यार्थी परिचित होते हैं। यहाँ वहाँ की घटनाएं, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परंपरा, कला केंद्रों आदि पर आधारित होता है। स्थानीय इतिहास में स्थान विशेष की परंपराओं, रीति रिवाजों, रहन सहन, वेशभूषा, उद्योग धंधों आदि का विशुद्ध वर्णन होता है। इस तरह से कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और हमने पांचवें यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने ठीक तरीके से सभी बिंदुओं को समझा है, याद करने की कोशिश भी करी है। एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, आप सभी बिंदुओं को समझ जाओगे और अच्छी तरह से। और इन सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए, वहाँ से आप यूनिट वाइज सारे वीडियोस को देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छे से कर पाओगे। आपकी एग्जाम तैयारी में इन वीडियो से थोड़ी भी मदद हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।